हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। सो आज की वीडियो हमारी रहेगी हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागॉजी की। इसमें हमने अभी एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने मापन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था। तो ये वही चैप्टर है, लेकिन इस जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहली वीडियो में सिर्फ क्या पढ़ा था कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है और मापन और मूल्यांकन के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे उस चैप्टर का। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो विधियां हैं भी, आप किस किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हो, उसके लिए आप कौन कौन सी विधि को यूज कर सकते हो, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड बाकी वीडियो का PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, जिसको ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम ग्रुप अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं भाई मूल्यांकन की विधियों में पहला आप एक चीज समझ लीजिए, एक टॉपिक यहाँ पर छोटा सा आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पहले थोड़ा सा ना इसके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, फिर हम विधियों पे क्या है आ जाएंगे। तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब ये होता क्या है, अगर बात करें, देखिए सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी जो निरंतर चलती है यानी वो रुकती नहीं है, उसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और दूसरा इसमें वर्ड आया है व्यापक, जिसका अर्थ होता है तीनों पक्षों, हमारे तीन पक्ष जो कि कौन कौन से होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन सभी का मूल्यांकन करना। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता क्या है, आपका निरंतर मूल्यांकन होता है। ऐसा नहीं होता, देखिए आपका ऐसा तो नहीं होता कि भाई 4-5 महीने में एक बार आपका पेपर करा लिया जाता है और उसी से आपका मूल्यांकन कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। आपका समय पे मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। टीचर जो पढ़ा रहा है उसे पता भी तो चलना चाहिए ना कि भाई वो अगर कुछ पढ़ा रहा है उस तो बच्चे को समझ में कितना आ रहा है या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको समझने के लिए तो कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्र के विकास के सभी पक्षों का आकलन किया जाता है। आप एक पक्ष को नहीं देखते, आप सभी पक्षों को देखते हो, इसलिए बोला गया है व्यापक। व्यापक यानी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है इसका, तीनों पक्ष आ जाते हैं। संज्ञानात्मक भी होता है, यानी हमारा ज्ञान बुद्धि जो क्षमता है उसका मूल्यांकन भी होता है। भावात्मक पक्ष यानी हमारे अंदर जो फीलिंग्स वगैरह है, वो किस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन को समझ सकते हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्रियात्मक, हम कितना क्रिएटिव हैं, कितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं, तो हमारे सारे पक्षों का मूल्यांकन इसमें आ जाता है। और ये कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ध्यान रखना, सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर चलता है। ऐसा नहीं होता कि आपका बस लास्ट में एक बार परीक्षा ले ली और मूल्यांकन कर दिया, ऐसा इसमें नहीं कर सकते। ऐसा तो पता ही नहीं चलेगा भाई, हमें लगा पता चलेगी साल भर तो बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आया, लास्ट में जाके हमें पता चल रहा है, तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए टाइम टू टाइम मूल्यांकन करना जरूरी होता है। इसके द्वारा छात्रों को स्वयं में सुधार करने का मौका भी मिल जाता है। अब मान लीजिए एक दिन टीचर ने क्या किया, बच्चे को पढ़ाया, अगले दिन उसने बोला कि मैं टेस्ट लेता हूं जो मैंने पढ़ाया है। तो उसमें क्या हुआ, अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चंस गलत कर दिए तो वो खुद का भी मूल्यांकन कर सकता है। भाई वो देखेगा कि मैंने टेस्ट में क्या चीजें गलत करी हैं जिससे मैं सुधार सकता हूँ। तो टाइम टू टाइम मूल्यांकन करने से बच्चे को खुद भी मौका मिलता है कि वो खुद भी अपनी गलतियों को सुधार सकता है। बाकी टीचर भी ध्यान दे सकता है कि भाई वो जो पढ़ा रहा है बच्चा कितना उसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कितना बच्चों को अधिगम हो रहा है। इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी शिक्षण कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो क्लियर होगा, ये बस मुझे समझाना था, एक टॉपिक छोटा सा था जो मैंने आपको इसमें समझा दिया है। अब आ जाते हैं मूल्यांकन की विधियां, जिसे हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो कौन कौन सी विधि हैं, सबसे पहले आती है परीक्षा। परीक्षा तो सभी जानते होंगे भाई, एग्जाम क्यों कराया जाता है स्कूल में,
क्यों कराते हैं? हमारा जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, हमारे हर महीने एग्ज़ाम कराते हैं, हाफ ईयरली वाला एग्ज़ाम होता है जो 6 महीने के बाद होता है, तो एग्ज़ाम क्यों कराए जाते हैं? ताकि छात्रों का जो मतलब ज्ञान का स्तर है ये पता चल सके कि छात्रों ने कितना उस चीज़ को समझा है, कितना उन्हें आता है, इसलिए हम परीक्षा करवाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कक्षा में पढ़ाए गए विषय के आधार पर छात्रों के सम्मुख कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर छात्रों की योग्यता की जांच की जाती है। आपको पता ही है प्रश्न परीक्षा कैसे होती है, एक प्रश्न पेपर आपको मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, छात्रों को उसके आंसर करने होते हैं। तो सब अपनी अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी अपनी बुद्धि स्तर के आधार पर उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सब एक जैसा लिखते थे, सब अपना अपना आंसर्स लिखते हैं। तो उससे जब टीचर चेक करता है उन पेपर्स को तो पता चलता है भी अच्छा इस बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इस बच्चे ने आंसर अच्छे से लिखे हैं, इसका मतलब इसने क्लास में ध्यान से पढ़ा है। और कहीं एक दूसरा बच्चा है जो लिखने में इतनी मिस्टेक कर रहा है, ना तो वो सेंटेंस सही से लिख रहा है, ना उसने आंसर सही से लिखे, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसने क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इधर उधर ज़्यादा ध्यान रखा है इसने, तो उससे हमें बच्चे का मूल्यांकन हो जाता है। अब परीक्षा, स्कूल में परीक्षा भी 3 तरह से होती है, कौन कौन सी तरीके से ये भी देख लेते हैं। तो परीक्षाएं 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली जो आती है वो लिखित परीक्षा आती है। ठीक है, लिखित यानी रिटन वाली जो आपकी परीक्षा होती है जिसमें आप लिख के अपने आंसर्स को बताते हो। तो इससे हम छात्रों की उपलब्धियों और व्यवहार की जांच लिखित रूप से करते हैं। भाई आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलता है लिखने वाला, उसमें तो आप लिख के ही अपने आंसर्स बताते हो ना। तो 3 तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं जो लंबे वाले होते हैं, आते हैं ना, जो 6, 7 और 10 नंबर में पूरा 2-3 पेज आता है लिखने के लिए, आप बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखते हो, वो होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। उस परीक्षा, उसमें क्या होता है ना, आपको आपकी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं कि आप कितना एक टॉपिक के बारे में कितना जानते हो, कितना लिख सकते हो उसके बारे में, कितना अच्छा आपको भाषा का ज्ञान है, यहाँ से इसके बारे में पता चलता है। दूसरे होते हैं लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय कैसे होते हैं? जो छोटे होते हैं, मतलब आपको लगभग 6 या 7 लाइनों में उस क्वेश्चन को लिखना होता है। और तीसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका 1 या 2 शब्द में ही आंसर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव वाले जो होते हैं या तो हाँ या नहीं वाले क्वेश्चंस होंगे, या एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। एमसीक्यूज में क्या होता है, आपको ABCD में से 4 ऑप्शंस में से कोई एक चुन लेना होता है। ठीक है, तो परीक्षाओं में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक जो विस्तृत वाले प्रश्न होते हैं, इसमें बच्चों को किसी भी संबंधित प्रश्न पर बहुत चीज़ें लिख, मतलब उसमें एक पेज का आंसर लिख देना होता है। लघु उत्तरीय में छोटा लिखना होता है, 2 या 3 या 6-7 लाइनों में छोटा चीज़ आप लिख सकते हो, उससे आपकी बोध शक्ति और ज्ञान की जांच भी हो जाती है। और वस्तुनिष्ठ में तो आपको सिर्फ 1 या 2 शब्द में इसका आंसर करना होता है। तो इससे काफ़ी वस्तुनिष्ठ वाले जो प्रश्न होते हैं ना, जो परीक्षा होती है, उसमें बच्चे का पूरा अच्छे से निश्चित तौर पर जो है वो ज्ञान हो जाता है कि भाई इससे कितना आता है, कितना नहीं आता। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं अगर आपको किसी का जाँच वगैरह करनी है, किसी के ज्ञान की। तो लिखित परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आपसे किए जाते हैं। सेकेंड जो आता है वो आती है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा आपने जो प्रैक्टिकल्स वगैरह दिए होंगे उसमें आपका वाइवा भी होता है था। ठीक है, उस वाइवे को क्या बोलते हैं, मौखिक परीक्षा। उसमें क्या किया जाता है, आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोल के पूछे जाते हैं, आपका आंसर भी मौखिक रूप से ही दिया जाता है। इससे छात्रों में रुचि, जिज्ञासा और आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, क्योंकि जब आप किसी के क्वेश्चन का आंसर बोल के कर रहे हो तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए बोलने के लिए। पहली बार मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस, तो आपसे जब 2-3 बार चीज़ होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही क्या होता है, जाग जाता है। तो जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं इसमें क्या किया जाता है, बच्चों से कोई भी चीज़ पूछी जाती है, आपको आंसर भी क्या करना होता है, मौखिक रूप से जो है वो अपने आंसर को व्यक्त करना होता है। ठीक है, तो दूसरी परीक्षा कौन सी होती है, हमारी मौखिक वाली। इसके बाद जो तीसरी परीक्षा आती है वो होती है प्रायोगिक परीक्षा, यानी जिसे हम प्रैक्टिकल्स बोलते हैं। अब प्रैक्टिकल आप किस किस में करते हो, जो टेक्निकल वाले, जो टेक्नोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। जैसे गणित में भी प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, साइंस में प्रैक्टिकल्स आपने करे हैं बहुत लैब में जाके। तो इनसे
क्या होता है, हमारे क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, कितना हम क्रिएटिव हैं, कितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा से इन सब चीज़ों का मूल्यांकन हो जाता है। जो प्रायोगिक परीक्षा होती है ये करके सीखने पर आधारित होती है, यानी पहले आप करोगे तभी सीखोगे। भाई लैब में अगर आप जा रहे हो, वहाँ पे जब तक प्रैक्टिकल खुद से ही नहीं करोगे, बस टीचर ने अगर आपको दूर से समझा दिया तो क्या आप समझ जाओगे? वो आपको खुद कराए क्यों जाते हैं? भाई आप करो तभी तो सीखोगे, इसलिए प्रैक्टिकल्स आपको खुद पहले कराए जाते हैं, फिर आप सीख जाते हो। उसके बाद जब आपके लास्ट में एग्जाम में प्रैक्टिकल्स होते तो आपसे बोला जाता है कि भाई चलो ये आप खुद करके दिखाइए, तब आपका जो है मूल्यांकन किया जाता है कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, वहाँ से इस बारे में पता चल जाता है। तो 3 तरीके की परीक्षाएं होती हैं, लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा प्रायोगिक। तो इन परीक्षाओं से भी मूल्यांकन हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आता है निरीक्षण। भाई निरीक्षण किया जाता है स्कूल में, देखा जाता है बच्चे को, उसकी पूरी एक्टिविटी पे ध्यान रखा जाता है, उसे निरीक्षण करना कहते हैं। आते थे ना स्कूल में निरीक्षण करने आते थे, कैसा स्कूल का माहौल है, कैसे टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ 4-5 लोगों की टीम आती थी जो पूरा निरीक्षण, पूरा सर्वे करती थी। तो आप समझ ही गए होंगे, इस एग्जाम्पल से तो स्कूल में हुआ भी होगा ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बच्चों के सामाजिक विकास, समाज और उनके व्यक्तित्व का संबंध, भाषाई कौशल आदि का पता लगाया जाता है। इससे क्या पता लगाया जाता है कि बच्चा समाज में किस तरीके से अपने आप को ढाल रहा है, उसका कैसा व्यक्तित्व है दूसरों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, उसके भाषाई कौशल कैसे हैं, यानी उसका जो बातचीत करने का ढंग है, जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा है। तो इसका एक दिन में तो पता नहीं लगा जा सकता, ठीक है। इसमें तो 2-3 दिन या आप कह लीजिए 4-5 दिन बच्चे को पूरा ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि हाँ भाई बच्चे का कैसा रिकॉर्ड है, कैसा उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो अच्छा है, सामान्य है या बहुत अच्छा है। सो निरीक्षण में कोई प्रश्न नहीं किए जाते। जो निरीक्षण करता होता है वो स्वयं छात्रों के समूह में भाग लेता है या दूर से ही उनके व्यवहार को देखता है। भाई जो भी निरीक्षण करता है, जो छात्र को देख रहा है, वो क्या करता है, या तो छात्रों के जो उसके दोस्त वगैरह हैं उनसे छात्रों के बारे में पूछ सकता है, छात्र से खुद भी कुछ प्रश्न कर सकता है। मतलब ऐसे ज़्यादा प्रश्नोत्तर नहीं होते हैं कि हाँ भाई किसी पर, ऐसे नॉर्मल चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। ये दूर से बैठ के छात्र को ऑब्जर्व करेगा कि वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, वो टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो किस तरीके से उसको आंसर कर रहा है। तो इस तरीके से दूर से ही उसके व्यवहार को देखता है और उसका मूल्यांकन करता है। ये जो विधि है ये प्राकृतिक परिस्थितियों में की जाती है। इसके लिए कोई ऐसा एनवायरनमेंट स्थापित नहीं किया जाता, जैसा स्कूल चल रहा है बस स्कूल के चलते चलते ही इसका निरीक्षण हो जाता है। ये खर्चीली विधि होती है क्योंकि इसमें आपको कोई निरीक्षण करता लाना पड़ता है। भाई कोई आप जो भी निरीक्षण बच्चे का कर रहा है वो खुद भी तो एक मतलब एलिजिबल होना चाहिए इतना कि वो बच्चे का निरीक्षण करता रहे, ठीक है। इसलिए इस विधि को थोड़ा सा खर्चीली विधि बोला जाता है। इसमें बच्चे के सभी पक्षों का आकलन किया जाता है, क्योंकि हम एक चीज़ नहीं देखते, हम बच्चे को सारी चीज़ देखते हैं कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से दूसरों के साथ बातचीत कर रहा है। तो बच्चे के पहले सारे पक्षों को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद कुछ रिजल्ट निकाला जाता है कि वो किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस है, अच्छा है, बहुत अच्छा है या बेकार है। इस तरीके से उसका मूल्यांकन हो जाता है। तो दूसरी विधि क्लियर हो गई, निरीक्षण विधि से हम कहते हैं। अगली आती है थर्ड, पोर्टफोलियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। सो आज कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। चले पढ़ें पोर्टफोलियो होता क्या है। सो देखिए ये जो विधि है ये प्राथमिक स्तर पर आकलन की सर्वोत्तम विधि है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए ये विधि बहुत ही अच्छी होती है। उनको अगर आपको छोटे बच्चों का मूल्यांकन करना है तो पोर्टफोलियो इज़ द बेस्ट मेथड। इसमें बच्चे की सभी मूलभूत जानकारी होती है, जैसे बच्चे का नाम, उसकी तस्वीर, उसके द्वारा किए गए कार्य, अभिभावक आकलन शीट और सहपाठी आकलन शीट। मतलब इसमें जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन होती है बच्चे के बारे में, उसका नाम क्या है, कहाँ पे वो रहता है, वो स्कूल में क्या क्या कार्य करता है, कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है,
अभिभावक आकलन शीट का मतलब ये होता है कि उसके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि भाई वो जब घर जाता है तो किस तरीके से उसका व्यवहार रहता है, होमवर्क वो किस तरीके से करता है। सहपाठी आकलन शीट का मतलब उसके दोस्तों से पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से वो व्यवहार करता है क्लास में, उनके साथ कैसे बातचीत करता है। तो बच्चे की जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इसमें ली जाती है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी बच्चे के बारे में जानना है तो हम उसकी बेसिक नॉलेज से जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा उसको मूल्यांकन करना। थर्ड पॉइंट इसमें है, इसके द्वारा बच्चे की संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन होता है। क्योंकि देखिए आप सारी चीज़ें, तो पहली बात तो बच्चे की जितनी भी जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ले रहे हो, तो फिर उसकी जितना भी उसकी वृद्धि हुई है अभी तक, जितना भी उसका विकास हुआ है, जितना वो क्लास में सीख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप पोर्टफोलियो के थ्रू जो है वो जान सकते हो। इसलिए ये ध्यान रखना कि ये सर्वोत्तम विधि है प्राथमिक स्तर की। तो क्वेश्चन ये बन जाता है डायरेक्ट कि भाई प्राथमिक स्तर पर आकलन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, पोर्टफोलियो। याद रहेगा, अब क्लियर हो गया होगा पोर्टफोलियो क्या होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सो फोर्थ हमारे पास विधि आती है साक्षात्कार। साक्षात्कार टफ सा लग रहा होगा बट इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। आप समझ के होंगे ना इंटरव्यू होता क्या है। अगर बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने दिया भी होगा एक आध बार इंटरव्यू, बट आपको पता ज़रूर होगा कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, देखिए यह व्यक्ति के ज्ञान और उसके भावों को ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। क्योंकि देखिए जब आप लिखित परीक्षा करवा रहे हो, क्योंकि जब आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ एग्जाम में इंटरव्यू लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, क्या हम बच्चे की जो हमने इंटरव्यू से पहले जो उसका रिटर्न टेस्ट लिया उससे हमने उसका ज्ञान नहीं जांच लिया। ज्ञान के बारे में तो हमें पता चल गया कि अच्छा बच्चे ने अगर क्लियर किया है एग्जाम तो उसे काफ़ी नॉलेज है, लेकिन उसकी नॉलेज को वो किस तरीके से व्यक्त कर सकता है, उसको व्यक्त करने का तरीका कैसा है, उसके भाव कैसे हैं, ये जानने के लिए साक्षात्कार किया जाता है और इसलिए इसे बोला जाता है सर्वोत्तम विधि। हम व्यक्ति के इस विचार को जान सकते हैं। आप उसे व्यक्ति को कोई सिचुएशन दे रहे हो तो आप ये जान सकते हो कि भाई वो सिचुएशन में क्या करेगा। तो इंटरव्यू में इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉलेज तो आपको पता चल गई भाई कि आपको नॉलेज कितनी है, वो तो रिटर्न वाले एग्जाम से ही पता चल गई है, लेकिन जो व्यक्ति के विचार हैं वो तो नहीं पता चले ना, तो उसके लिए साक्षात्कार किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि व्यक्ति के आत्मविश्वास, रुचि, जिज्ञासा आदि का आकलन किया जाता है कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, कितनी वो जिज्ञासा रखता है। इसके बारे में तो जब पता चलेगा जब उससे बातचीत करोगे। और साक्षात्कार में ये कोशिश की जाती है इस चीज़ों को जांचने की कि जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वो कितने कॉन्फिडेंस से अपना आंसर दे रहा है, इसी को ज़्यादा जांचा जाता है इंटरव्यू में। अगला है, यह अधिक समय और धन खर्च करने वाली विधि है, क्योंकि एक बार में आप सिर्फ एक बच्चे का इंटरव्यू ले सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें समय भी लगता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि भाई जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी तो एक एलिजिबल पर्सन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा। तो साक्षात्कार जो है वो एक ऐसी विधि है जिसमें थोड़ा सा धन खर्च भी होता है, समय भी अधिक लगता है, लेकिन ये व्यक्ति के बारे में जानने की सर्वोत्तम विधि कहलाती है साक्षात्कार। सो फोर्थ हमारी क्लियर हो गई साक्षात्कार। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ जो है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल देखिए एक रेटिंग है, रेटिंग स्केल का मतलब हो गया आपको रेट किया जाता है, भाई आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, सामान्य हो, एवरेज से बिलो हो, बिल्कुल इस तरीके से आपको ना रेटिंग दी जाती है। अब वो रेटिंग किस आधार पर दी जाती है कि आप वो जानते हैं, विद्यार्थियों के समक्ष कोई कविता, पंक्ति, आलेख आदि प्रस्तुत किया जाता है जिस पर उन्हें अपना निर्णय देना होता है। भाई कोई भी हमने बच्चों के सामने कोई कविता सुना दी, कोई पंक्ति वगैरह बोल दी, अब फिर हमने उसके बारे में बच्चों से पूछा कि अच्छा अब तुम बताओ के बारे में, तो वो जो भी बताएंगे उसके बारे में हम उसको ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, क्या क्या चीज़ें पकड़ी और उसको हमें बताया रिटर्न में, तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उन्हें रेटिंग दे देते हैं कि अच्छा आपने बहुत अच्छा बताया, या आपने सामान्य बताया, या नॉर्मल था, या बिलो एवरेज था। इस तरीके से हम रेट कर देते हैं बच्चों को, तो इसे ही बोला जाता है रेटिंग स्केल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ जो है प्रतियोगिता। ठीक है, प्रतियोगिता तो कंपटीशन है। कंपटीशन तो बच्चों के अंदर जब अगर हम कंपटीशन करा रहे हैं 4-5 बच्चे उनके बीच में, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 4-5 बच्चों में कौन बच्चा कितनी योग्यता रखता है, कितनी किसकी क्षमता है, कितना किसका कौशल है। तो इन चीज़ों को मापने के लिए ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए बच्चों के ज्ञान, योग्यता, क्षमता और कौशल आदि को मापने के लिए
इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंपटीशन कराए इसलिए जाते हैं भाई। कंपटीशन का मतलब ही यही है कि भाई अगर 4 ग्रुप्स भी हैं कंपटीशन में तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन ग्रुप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसके एबिलिटी कितनी ज़्यादा है, किसके कौशल या किसके स्किल्स कितनी ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को जांचने के लिए ही प्रतियोगिता कराई जाती है। तो इससे भी हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है घटना वृत्त। घटना वृत्त का मतलब होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब इसे इंग्लिश में भी ध्यान इसलिए रखना है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्योंकि ये ना इंग्लिश में भी लिखा आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश को ना हिंदी में करके लिख देते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इससे ध्यान रखना है इसका नाम। अब घटना वृत्त का मतलब है कि घटना के आधार पर, मतलब विद्यार्थी द्वारा जो विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम हैं उसमें भागीदारी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब स्कूल में वो किन किन कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, किन किन कार्यक्रमों में वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो भी विद्यालय में कार्यक्रम होंगे उसमें जो वो भागीदारी ले रहा है, बस उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे बोला जाता है घटना वृत्त या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्लियर है इसके बारे में। अब 7 हमने विधियां पढ़ ली हैं। अगर किसी विधि में कोई प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट करके उसे पूछ लेना मुझसे, ठीक है, बट डाउट कोई भी मत रखना। सो देखिए हमारे पास क्लियर हो गया, विधियां तो इतनी है कि हम बच्चे को जांचने के लिए कौन कौन सी विधियों का यूज कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें आती है जो नेक्स्ट हमारे पास है, वो क्या है, प्रश्न पत्र निर्माण एवं ब्लूप्रिंट। ये क्या होता है? देखिए प्रश्न पत्र निर्माण क्यों किया जाता है भाई? जब आप लिखित परीक्षा करा रहे हो, कोई भी आप पेपर करा रहे हो, तो उससे पहले आपको प्रश्न पत्र बनाना पड़ेगा। अब वो प्रश्न पत्र बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न पत्रों पर ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन निर्भर करता है। अतः प्रश्न पत्र बनाने से पूर्व एक योजना तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें प्रश्नों का प्रकार, उसके उद्देश्य, प्रश्नों का कठिनाई स्तर, अंकों आदि को सम्मिलित किया जाता है और इसे ही क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। मतलब पेपर कराने से पहले जो आप एक पेपर का मतलब जो योजना तैयार करते हो ना कि भाई कितने कितने नंबर्स के आपको प्रश्न रखने हैं, कौन कौन से डिफ़िकल्टी लेवल वाले प्रश्न रखने हैं, और आपको प्रश्न पत्र इस तरीके से बनाना चाहिए कि भाई वो सब बच्चे के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप प्रश्न पत्र बना दो और उसमें सारे ही कठिन कठिन प्रश्न रख दो। आपको नॉर्मल बच्चों वाले के लिए भी प्रश्न बनाने हैं, भी आपको सामान्य प्रश्न भी रखने हैं, 2-3 हार्ड क्वेश्चंस भी रखने हैं, ताकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी थोड़ा मौका मिले अपनी क्षमता दिखाने का। तो आपको प्रश्नों के प्रकारों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनका कठिनाई स्तर किस तरीके से रखना है उस पर ध्यान देना होता है, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का रखना है। तो ये सारी जो योजना तैयार की जाती है इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। अब समझ में आ गया ना ब्लूप्रिंट क्या होता है? क्योंकि ब्लूप्रिंट के नाम से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पत्र निर्माण से नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इससे तो हमें पता ही चल जाएगा कि प्रश्न पत्र निर्माण का मतलब क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट इसे ही बोलते हैं, जो आप पेपर कराने से पहले प्रश्न पत्र की एक योजना तैयार करते हो कि किस तरीके से आपको पेपर का जो पूरा आपके लिए जो पेपर का मतलब किस तरीके से आपको पेपर सेट करना है, इसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। सो अब ब्लूप्रिंट क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा जो चैप्टर है जिसमें मुझे पढ़ाना था पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा मापन मूल्यांकन क्या होता है सब कंप्लीट हो गया। अब अभ्यास क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निबंधात्मक परीक्षाएं सहायक होती हैं, किस बात में सहायक होती हैं? बच्चों के विचारों एवं उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में, या बच्चों की लेखन कुशलता के आकलन में, या बच्चों की लेखन गति के आकलन पे, या बच्चों द्वारा विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करने की योग्यता के आकलन में। देखिए जो निबंधात्मक परीक्षाएं कराई जाती हैं, मतलब निबंधात्मक जिसमें आप लंबे लंबे क्वेश्चंस रखते हो, तो उसमें आप ये देखना चाहते हो कि बच्चों के विचार क्या हैं, वो भाषा को किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसकी क्षमता के आकलन के लिए आप निबंधात्मक परीक्षाएं जो है वो रखते हो। तो हमारा इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 1 कि जो बच्चों के विचार हैं भाई वो उस क्वेश्चन को लेके क्या क्या अपने विचार रखना चाहते हैं और वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी उनकी क्षमता है, इसके आकलन के लिए निबंधात्मक परीक्षाएं जो है वो सहायक होती हैं। इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर भी कौन सा है, 1 है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या होता है? प्रायोगिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मौखिक प्रश्न? तो देखिए अगर हमें बच्चों के ज्ञान का आकलन करना है कि उनकी भाई
कितनी उन्हें नॉलेज है, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं जिसमें आंसर सिर्फ वन वर्ड वाले होते हैं या एमसीक्यूज वाले होते हैं। अब अगर वन वर्ड वाला आंसर है तो उसमें बच्चा बना बना के तो कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उसमें तो बच्चा कुछ आधी लाइनें तो बना बना के खुद ही लिख देते हैं, ठीक है, आधी कहानियाँ लिख देते हैं, तो उसमें इतना बच्चे का नॉलेज नहीं पता चलेगा। लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट वाला प्रश्न है, जो वन वर्ड वाला प्रश्न है, वो उससे आपको बच्चे की नॉलेज के बारे में पता चलता है। और जो एमसीक्यूज है, यानी जो आपको, जैसे मैंने आपको ये 4 ऑप्शंस दे दिए, तो इसमें से एक ऑप्शन ही सही होगा। अब अगर आपको उस आंसर के बारे में पता है, आपको नॉलेज है, तभी तो सही वाला आंसर लिखोगे ना, लगाओगे निशान। नहीं पता तो नहीं लगाओगे, तो इससे पूरा जो विश्वसनीय आंसर होता है ना, वो मिल जाता है। तो अगर हमें बच्चों की नॉलेज जाननी है तो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी कौन सी विधि है? परीक्षा विधि, विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन, पोर्टफोलियो या फिर घटनावृत्त। देखिए, परीक्षा में तो हम सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये होता है कि बच्चे का हर पक्ष के बारे में हमें जो है वो आकलन करना है, उसका बुद्धि स्तर भी जानना है, उसकी क्रिएटिविटी भी जाननी है, उसकी क्षमता भी जांचनी है, उसकी कौशल भी जांचनी है। तो परीक्षा विधि से सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता। प्रतियोगिता में भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि प्रतियोगिता आप किसी टॉपिक पे कराओगे, ठीक है, तो बच्चे को सिर्फ उसी के बारे में नॉलेज होगी, उससे आप सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। लेकिन आप पोर्टफोलियो, देखिए घटनावृत्त में तो वही होता है, बस जो विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं उसी के आधार पर आकलन होता है, तो इसमें भी संज्ञानात्मक पक्ष नहीं आता। लेकिन जो पोर्टफोलियो विधि होती है ना, इसमें आप सारे पक्षों का आकलन करते हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि पोर्टफोलियो में बच्चे के वृद्धि और विकास के सभी पक्षों का आकलन हो जाता है। तो इसलिए अगर संज्ञानात्मक विकास का आकलन करना है तो कौन सी विधि उपयोगी होती है? पोर्टफोलियो। सो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए ब्लूप्रिंट से आ गया क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सो क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक उद्देश्य क्या होता है? क्यों ब्लूप्रिंट निर्माण किया जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रश्न पत्र तैयार करने से पूर्व तैयारी करना, बच्चों की क्षमता के अनुसार प्रश्न खोजना, प्रश्नों के अंकों का विभाजन करना, या प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे की योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना। तो देखिए, ब्लूप्रिंट निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि आप हर एक बच्चे के इस बौद्धिक स्तर की क्षमता के आधार पर उसमें प्रश्न रख सको। तो मैंने आपको बताया था ना कि प्रश्न हर बच्चे की क्षमता के आधार पर होने चाहिए। सामान्य प्रश्न होने चाहिए जो हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता हो, कुछ कठिन स्तर वाले प्रश्न होने चाहिए जो इंटेलिजेंट बच्चे सॉल्व करते हो, तो इससे मूल्यांकन करने में आसानी होती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा है रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो पहला है, कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर दो, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, या कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। तो देखिए, रचनात्मक आकलन आपको करना है, यानी कुछ क्रिएटिविटी वाला आकलन आपको देखना है बच्चों के अंदर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बच्चों से कहानी पढ़कर प्रश्न बनवाने के लिए कह सकती हो, क्योंकि देखिए कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने से तो रचनात्मक आकलन नहीं होगा। जो कहानी में कुछ बताया गया होगा उसी का ही तो आंसर करेंगे, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी तो बच्चे दिखाएंगे नहीं अपना। 3 मिश्रित वाक्य छांटने हैं, तो वो तो जो भी उस कहानी में आए होंगे तो वो छांट लेंगे, तो ये तो पॉइंट टू पॉइंट वाली बात होगी। ऐसे ही मुहावरे छांटने होंगे तो जो कहानी में मुहावरे होंगे वो छांट के बच्चे दिखा देंगे। तो यहाँ पे कोई रचनात्मक चीज़ नहीं हुई। लेकिन प्रश्न बनाने के लिए बच्चों को कहानी को पहले अच्छे से समझना होगा, फिर वो अपना माइंड चलाएंगे और वहाँ से क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबके क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे, सब अपनी क्षमता के अनुसार प्रश्न बनाएंगे, तो यहाँ पे रचना हुई, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हुई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? मतलब जब आपको प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करना है भाषा का, तो उसमें सबसे कम उपयोगी इसमें से कौन सा रहेगा? फर्स्ट है, चित्र देखकर कहानी या कविता लिखना। सेकंड है, पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना। थर्ड है, किसी घटना का वर्णन करना। या फोर्थ है, नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो देखिए, जो आप ये वाला
चीज़ पढ़ोगे, ये सेकंड वाला ऑप्शन कि भाई पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना, तो यहाँ पे कोई भाषा का आकलन नहीं होगा, क्योंकि जो पाठ के अंत में सवाल होंगे उसका जवाब आप जो भी पाठ में पढ़ाया होगा बस वही चीज़ें लिख दोगे। कुछ अपनी तरह से अपना माइंड से कुछ नहीं आप सोचोगे, क्योंकि देखिए पहले ऑप्शन में तो चित्र को देख रहे हो और आप कहानी लिख रहे हो, तो उसमें तो आप अपनी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे वहाँ पे। थर्ड पॉइंट आता है किसी घटना का वर्णन करना, अगर कोई घटना है उसका वर्णन करने के लिए भी आप भाषा को अच्छी तरीके से यूज़ वहाँ पे कर सकते हो। और जो फोर्थ वाला पॉइंट है कि जो आप चिट्ठी लिख रहे हो अपने नए दोस्त के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पर भी भाषा का आकलन जो है वो बहुत देर में होता है। हमारा जो सेकंड वाला भाषा का आकलन अच्छे से हो सकता है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना, इसमें लिमिटेड ही आप लैंग्वेज का यूज़ करोगे और जो भाषा का यूज़ करोगे, जो शब्द लिखोगे वो सिर्फ और सिर्फ पाठ के आधार पर होंगे, अपनी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7th, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है कौन सी विधि? पोर्टफोलियो, जांच सूची, रेटिंग स्केल और लिखित परीक्षा। तो ये तो बताया था कि भाई जो पोर्टफोलियो होता है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के क्षमताओं का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी उपयोगी विधि होती है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखी जाती है कि उसका नाम क्या है, उसकी तस्वीर क्या है, विद्यालय में उसने क्या क्या काम किए हैं। तो ये जो विधि होती है ये छोटे बच्चों के लिए यानी प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अच्छी उपयोगी विधि मानी जाती है। तो 7th वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर 1। वीडियो क्लियर हो गई होगी। जो चैप्टर जो मापन और मूल्यांकन वाला है वो क्लियर हो गया। दोनों हमारे जो वीडियो थी ना उसमें चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो को पूरा देखें एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।